हेलो स्टूडेंट्स, तो हम फिर हाजिर हैं अपना टॉपिक वर्क एनर्जी लेकर। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है ना? तो आइए शुरू करते हैं। फिर से हमने बात की थी वर्क को हमने डिफाइन किया था, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन को भी डिफाइन किया था, और कुछ एग्जांपल से भी हमने समझा था कि वर्क डन क्या होता है, अच्छे से एक्सप्लेन हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो आइए हम अगले इसी में हम इसको एक्सटेंड करते हैं वर्क डन को, और हम आज नेगेटिव पॉजिटिव वर्क डन की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे हम और क्लियर अंडरस्टैंड कर सकें इन चीज़ों को कि पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है और नेगेटिव वर्क डन क्या होता है ना? देखिए, तो पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं वुडन ब्लॉक का, कि हमने वुडन ब्लॉक को एक सरफेस की है ना मूव कराना है, ये सरफेस है ना। तो एक वुडन ब्लॉक जब हम इसको मूव कराएंगे तो हम फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को तो इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ तो फ्रिक्शन कुछ न कुछ लग रहा होगा, ठीक है, और हमने इस पे फोर्स लगाया है उसको मूव कराने के लिए, ठीक है। तो ये मूव कर रहा होगा, तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमने इस वर्क डन को बोला है पॉजिटिव वर्क डन। क्यों? क्योंकि इसका फोर्स पॉजिटिव है। क्यों फोर्स पॉजिटिव है? क्योंकि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। मोशन कराने के लिए जो फोर्स था उसको हमने पॉजिटिव वर्क डन बोला था, है ना। तो ये तो मोशन कराएगा। लेकिन अब दूसरा फोर्स क्या है जी? वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो क्या कर रहा है जी? वो आपके उस फोर्स का जो कि मोशन कर रहा है उस फोर्स का अपोज कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो डिफरेंट डायरेक्शन में, है ना। तो इस फोर्स को हमने क्या बोला है? इस फोर्स को हमने नेगेटिव फोर्स, जिसकी वजह से इस वर्क डन को हमने नेगेटिव बना दिया। यहाँ पर साइमल्टेनियसली पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन वर्क कर रहा है। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी तरह का मोशन कराते हैं, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कराते हैं, मोशन कराते हैं, तो ये दोनों वर्क जो है साइमल्टेनियसली चलता रहता है। पॉजिटिव वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वर्क डन होगा, अगर पॉजिटिव वर्क डन का नेगेटिव वर्क डन का मैग्नीट्यूड इसमें ज्यादा है तो वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, है ना। तो फ्रिक्शन जो वर्क कर रहा है वो भी तो वर्क कर रहा है कि वो इस सेंस में वर्क कर रहा है कि उसको डिस्प्लेसमेंट होने नहीं दे रहा है ना। एक अपोजिट डायरेक्शन में वर्क, या ये देखिए आप कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहा है ना। तो उस केस में क्या हो रहा है, वो उस पर नेगेटिव वर्क डन कर रहा है ना। तो फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क डन करता है। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब तो वर्क डन है ही, तब तो गलत बात है। और जब मोशन में है ऑब्जेक्ट इस वुडन ब्लॉक पे, ये वुडन ब्लॉक जो है, ये सॉरी वुडन ब्लॉक एक सरफेस का जो मोशन में है, लकड़ी का एक टुकड़ा हम मूव करा रहे हैं जी, है ना। तो उसका अपोज कर रहा है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कर रहा है नेगेटिव वर्क डन। ड्यूरिंग दी मोशन की बात कर रहे हैं हम, और पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है, अगर वो मूव कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन। वो फोर्स जिसकी वजह से मोशन हो रहा है उसको पॉजिटिव बोल रहे हैं, जिसकी वजह से मोशन क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, मोशन कम हो रहा है, तो उसको कहते हैं जी नेगेटिव वर्क डन, है ना। अब दूसरा जी वो जो एक खेल होता है ना, क्या होता है, वो प्ले होता है, वो होता है क्या, स्पोर्ट होता है, वो होता है टग ऑफ वॉर। दोनों तरफ से चार लोग रस्सी खींच रहे हैं जी, है ना। अच्छा, अभी तो दोनों तरफ फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तब तो कोई मोशन नहीं होगा, लेकिन जिस भी डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा। तो ये भी एग्जांपल है किसका? ये भी एग्जांपल है पॉजिटिव वर्क डन का, है ना। अच्छा, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, है ना, थ्रोइंग अपवर्ड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसको फोर्स लगा रहे हैं ऊपर फेंकने के लिए, थ्रो करने के लिए। तो मेरे से क्या हुआ जो वर्क है, मेरे द्वारा जो क्या हुआ वर्क है ना, मेरे थ्रू जो क्या हुआ वर्क है वो क्या है, वो तो पॉजिटिव है, क्योंकि हमने उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स दिया। लेकिन साइमल्टेनियसली वहां पर क्या है, ग्रेविटी वर्क कर रहा है ना। ग्रेविटी क्या कर रहा है? ग्रेविटी उस फोर्स का अपोज कर रहा है। जाहिर है कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी क्या करती है, अपने एक एक्सेलरेशन से, जिसको हम स्मॉल जी के नाम से जानते हैं, है ना, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। तो उस वक्त ग्रेविटी क्या कर रही होती है? उस वक्त ग्रेविटी क्या कर रही है, नेगेटिव वर्क डन कर रही है, कि वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है ना। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं आपने ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, आप चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन जिस स्पीड से जाना चाहिए उस स्पीड से नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां ग्रेविटी का, अगर यही ग्रेविटी नहीं हो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मून का, तो 6 टाइम्स ऊपर चला जाएगा, है ना, क्योंकि वहां ग्रेविटी कम है। तो ग्रेविटी क्या कर रहा है? आपके उस फोर्स का, यानी आपके उस वर्क डन का, जो आपने उठाया और चॉक फेंका सपोज, तो एक वर्क डन होगा कि डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है वो, और उसी वक्त ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच। आप देखिएगा थोड़ी हाइट के बाद वो नीचे आने लगेगा। वो नीचे क्यों आ रहा है जी? वो नीचे आ रहा है ग्रेविटी की वजह से। तो वो तो आना ही चाह रहा था नीचे, लेकिन जब आपका लगाया हुआ फोर्स जो है वो मिनिमाइज हो गया ग्रेविटी से,
तो वो नीचे आने लगा। तो ग्रेविटी ने वहां क्या काम किया? ग्रेविटी ने वहां नेगेटिव वर्क डन किया। नेगेटिव इन द सेंस कि आप तो चाह रहे थे कि वो ऑब्जेक्ट नीचे ऊपर जाए, लेकिन ग्रेविटी चाह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट नीचे आए, अपने सेंटर की तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है ना। ये थे एग्जांपल्स किसके दिए? ये थे एग्जांपल पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, है ना। आइए अब थोड़ा सा देखते हैं कि वर्क के बारे में हम समझते हैं कि इसका ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है ना। देखिए अभी हम जब देखते हैं तो वर्क तो क्या है? प्रोडक्ट है किसका? फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, तो द वर्क मस्ट बी, या ये कहिए कि शुड बी वेक्टर, सॉरी वर्क डन शुड बी वेक्टर, वर्क डन को भी वेक्टर ही होना चाहिए था। लेकिन ये स्केलर क्यों हुआ? तो जब हमने पढ़ाना शुरू किया था ये f डॉट s cos थीटा, तो आपने कहा कि सर ये हमारे लेवल का नहीं है, तो हमने कहा कि चलो इसको ड्रॉप करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको समझने के लिए आपको इसका थोड़ा सा, मैं आपको ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने नहीं वाला, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, अभी आप जब अपनी क्लासेस में जाएंगे मैथ फिजिक्स में, वहाँ पढ़ेंगे आप क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो वहाँ रूल पढ़ेंगे, जब आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे होंगे वहाँ, तो वहाँ रूल पढ़ेंगे। क्या रूल पढ़ेंगे? अब आपसे कोई पूछे कि क्यों वो एक स्केलर होता है, तो उसका रीजन आप ये बता सकते हैं। इफ यू आर इन क्लास 9 तब आप उसको ये बता सकते हैं। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं और आपसे कोई पूछता है कि वो क्यों वेक्टर तो होना चाहिए पर वेक्टर क्यों नहीं है जी, आप देखो ना दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, उसमें दोनों वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, पर वर्क डन फिर स्केलर कैसे हो गया? तब आप उसको बताएंगे कि दो, है ना, हाँ, कि दो का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, कोई भी दो क्वांटिटी का हम लोग डॉट प्रोडक्ट अगर निकालते हैं, वर्क डन क्या है? वर्क डन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। वर्क डन क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वर्क प्रोडक्ट। क्या? हाँ, डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम ये भी जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या है? दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज स्केलर होता है ना। मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी का, अगर हमने दो वेक्टर क्वांटिटी लिया है, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ऑलवेज स्केलर होगा, इसीलिए ये स्केलर हुआ है, ठीक है ना। हाँ, दोनों वेक्टर होने के बावजूद भी ये स्केलर हुआ। अच्छा, हम कुछ केस ऐसे पढ़ते हैं ना, वर्क डन 0 हो जाए। अब वर्क तो कर रहे हैं, जैसे हमने जब वर्क डन का डेफिनेशन देना शुरू किया था, जब हमने उसके बारे में बात करनी शुरू की थी, तभी हमने बताना शुरू कर दिया था कि जैसे एक आदमी अपने सर पे गट्ठर लेके खड़ा है तो वर्क नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो हम उसको अभी केस वाइज थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ये देखिए, वर्क डन 0 हो सकता है, उसके लिए हमने उसको 3 केस में क्लासिफाई किया है कि अगर फोर्स ही 0, अब आप फोर्स ही नहीं लगा रहे तो वर्क डन में क्या होगा? 0, है ना। या आप ये कह दें कि डिस्प्लेसमेंट 0, आपने फोर्स लगाया पर वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं किया, या अगर वो मूव किया तो वापस वहीं आ गया, है ना, यानी कुछ पीरियोडिक टाइप का फंक्शन, है ना, वो वहीं वापस आ गया, तो भी वर्क डन 0 होगा, क्यों? क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट 0। अब तीसरा केस है आपका क्या? सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन में भी क्या होता है जी? ऑब्जेक्ट वापस घूम के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है उस पाथ में? उसका 0 हो रहा है, तब भी उसका वर्क डन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है ना। तो ये 3 केस याद रखिएगा जी, जहां जहां आपके वर्क डन 0 होंगे। बताने को इसमें बातें बहुत सी होती हैं इस चैप्टर में, ये चैप्टर अगले क्लासेस में भी आता है, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि यू आर इन क्लास 9 स्टैंडर्ड, तो उसके हिसाब से हमें बताना होता है आपका, वरना अभी मैं जॉब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाने तो 2-3 क्लास हो जाएगी, है ना। देखिए, अच्छा हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमें आइडिया लगे कैसे कैलकुलेट करते हैं वर्क डन। जैसे हमने कहा आपको कि ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है और उसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 2 मीटर होता है ना। 10 न्यूटन के फोर्स से उसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, तो उसका वर्क डन क्या होगा? वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है जी, आप सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और देखिए जी सब ऐसा यूनिट में, 10 न्यूटन ऐसा यूनिट है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर ऐसा यूनिट है, तो कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए, है ना। ये 20 हो जाएगा, ये इसका यूनिट मैंने क्या बताया है? जूल बताया है, ये जूल, है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा टिपिकल टाइप का है, बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है ना, मजा आएगा। देखिए, हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है 5 kg, 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसको 2 मीटर ऊपर उठाया और वहां से उसको ड्रॉप किया। अब हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि बताइए तब हमने कितना वर्क डन किया, है ना। ऐसे केस में देखिए क्या करेंगे, हमने आपको मास बताया है तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यूनिट जरूर देखना,
क्वेश्चन में यूनिट जरूर देखना है। केजी है तो जाहिर है ये मास होगा, है ना, ये वेट नहीं है जी, मास है ना, मास है। तो इसको फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? अरे फोर्स क्या होता है आपका? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है ना। आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया है तो वहां एक्सीलरेशन क्या है? वहां एक्सीलरेशन आपका जी है ना, उस एक्सीलरेशन को ही तो आपने जी कहा है, ठीक है। हाँ, अब उस जी की वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने अज्यूम किया हुआ कैलकुलेशन के हिसाब से वो साइंटिस्टों ने निकाला तो हमने अज्यूम किया है ये हो गई 10 या फिर हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। जी की ये वैल्यू हम हमेशा याद रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से फोर्स को कैलकुलेट कर देंगे कि 5 kg × 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिससे हमारा फोर्स आ गया 15 न्यूटन का। अब देखिए जी वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट 2 मीटर थी उसकी, 2 मीटर से नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट भाई 2 मीटर होगा ना। यहाँ से मैंने नीचे गिराया, चौक ऊपर से नीचे गया, जितना डिस्टेंस है भाई तो उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इससे हमें बहुत आसानी से इसका कैलकुलेट कर देंगे 100 जूल्स में, है ना। कई बार वो आपको वेट और मास में कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको यूनिट याद रखना है ना। अगर वो कहता है कि 10 न्यूटन वेट है उसका और ड्रॉप फ्रॉम 3 मीटर हाइट, तब तो उसने आपकी समस्या बहुत आसान कर दी, है ना। आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी कर दिया, बना बनाया दे दिया है, आपको वो वाला काम करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप 10 × 3 करेंगे 30, मजे मजे में आपका ये सवाल हो जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, अगर उसने वहां केजी दिया हुआ है तब मजे मजे में नहीं होगा जी, तब आपको उसमें सोचना पड़ेगा जी। अब जैसे उसने कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वेट और मास में कंफ्यूज कर देगा, तो आपको यूनिट याद रखना कि मास की यूनिट केजी होती है। तो केजी अगर यहाँ है तब आप समझेंगे कि ये मास है, अगर यही यहाँ पर न्यूटन है तो आप समझेंगे ये वेट है। तो आप उसको कन्वर्ट करना याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए जी, फिर मिलेंगे हम अगले